हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की पॉलिटी का 3rd चैप्टर, जो बात करता है पार्लियामेंट के बारे में और हमारे कंट्री में लॉ कैसे बनाए जाते हैं और उसमें सिटीजन्स का क्या रोल है लॉ बनाने में, वो देखेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ तो एनसीईआरटी का यही हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा होता कि आप आगे मतलब इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब चीज़ें। तो यही कि सिटीज़न का क्या रोल है, पार्टिसिपेट कैसे करता है सिटीज़न डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में, हमारे देश के लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, उसमें सिटीज़न का क्या रोल है, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है और गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि इंसान को मतलब कि जो लोग होते हैं उस देश के, जो सिटीज़न होते हैं, उनको क्यों डिसाइड करना चाहिए, उनका क्या रोल है, क्यों डिसाइड करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का काम जो है हमारे लोगों का है, ठीक है, पीपल का है, सिटीज़न का है। तो फिर चलो ये तो समझ में आता है, बट वो डिसाइड क्यों करें, वाई। देखो वाई का आंसर मैं तुम्हें सिंपल सी भाषा में दे देती हूँ कि जब भी तुम्हारे लिए कोई लॉ बनाए जाएंगे, ठीक है, कोई तुम्हारे लिए कोई रूल बनाए जाएंगे, कोई लॉ बनाए जाएंगे, तो उसमें तुम्हारी सम्मति तो होनी चाहिए ना, कि मैं एग्री तो होनी चाहिए ना कि उस लॉ पे मैं एग्री हूँ या नहीं हूँ। मेरे लिए बना रहे हो लॉ तुम भी, कोई भी, तो फिर उसमें मेरा जो है कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होगा, मेरा कोई डिसीजन का कोई रोल ही नहीं होगा। तो फिर उस रूल का मतलब ही क्या है, उस लॉ का मतलब ही क्या है। वो लॉ अगर मेरे लिए बन रहा है तो फिर मेरा हक होना चाहिए ना। यही बात यहाँ पे आती है कि जब गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है, कोई लॉ बनाती है, तो वो किसके लिए बनाती है, हमारे लिए बनाती है, सिटीज़न के लिए, ऑब्वियसली इस देश के नागरिकों के लिए बनाई जाता है। जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, जितनी पॉलिसीज़ हैं, तो फिर अगर उस देश का नागरिक, उस देश का सिटीज़न ही उस लॉ से खुश नहीं होगा, ठीक है, उस लॉ से खुश नहीं होगा और उसका नुकसान होगा अगर उन लॉ से, तो फिर उसको आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, फिर उसे बताना पड़ेगा कि ये डिसीजन मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। अगर लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट तो उसके मन में जो आएगा वो बना देगी लॉ, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि वाई क्यों ज़रूरी है। बट ये शुरुआत किसने की, आज हम इलेक्शन, हमारी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, हम वोट डालने जाते हैं, तो ये शुरुआत हुई किसने, कब शुरुआत हुई भाई, हमारे इंडिया की बात हो रही है। वर्ल्ड में तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है कि हमें इलेक्टेड मेंबर चाहिए लेजिस्लेचर में। कहाँ पे, लेजिस्लेचर में हमें चाहिए इलेक्टेड मेंबर। और आखिरी में 1909 में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आप उन्हें इलेक्ट कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। लेकिन आज की अगर बात करूँ और उस समय की बात करूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कैसे है कि जब 1909 की बात हो रही थी तो उसमें कुछ ही लोग थे जो एजुकेटेड थे, कुछ ही लोग थे जिन्हें इस चीज़ की जानकारी थी कि कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो है हर सबके लिए कंपलसरी है वोट करना। 18+ वाले जितने भी हैं, 18 के जितने भी हैं, उन सबको कंपलसरी है वोट करना, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है। हर किसी को आज इतनी जो है फैलाई जाती है जागरूकता की, सबको वोट करना कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वोट की वैल्यू कितनी होती है। लेकिन जब 1999 की बात करते हैं तो उस समय भी बहुत कम लोग थे जो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते थे, और वहाँ पे भी मिक्सअप, मतलब कि इंडियंस भी होते थे, ब्रिटिशर्स भी, बट आज के टाइम पे इंडियंस है सिर्फ। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। 1885 में पहली बार डिमांड हुई और फिर 1909 में पहली बार हमें मिला अलाउंस कि हाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके लेजिस्लेचर में, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड के लिए और नीड के लिए बहुत ही सेंसिटिव होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है यार, देखो मेरे लिए कोई भी रूल्स बनाए जा रहे हैं, कुछ लॉज बनाए जा रहे हैं, तो
वो रूल्स और वो लॉज इसलिए बनाए जाएंगे ना, वो पॉलिसीज़ वो इसलिए बनाई जाएंगी ताकि मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरी कुछ डिमांड्स होगी, उन डिमांड को पूरा करने के लिए उन उन जो हम मेरी नीड्स है, मेरी ज़रूरतें, उन्हें पूरा करने के लिए कोई लॉ बनाए जाएंगे ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ताकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो लॉज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे अप्रिशिएट करें, ठीक है, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज़ करें। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। फिर ईवीएम क्या, देखो 2004 में ईवीएम इंट्रोड्यूस होता है। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इससे पहले हमारे पास चलता था बैलेट पेपर। इससे इंसान जो मतलब कि जो सिटीज़न हुआ करते थे वोट दिया करते थे बैलेट पेपर के ऊपर, ठीक है। बट 2004 से हमारे यहाँ पे ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ और आज तक हम ईवीएम का यूज़ कर रहे हैं। बस ये तो एक फैक्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि ईवीएम का यूज़ कब से शुरू हुआ, 2004 से शुरू हुआ। उसके पहले तो हम बैलेट पेपर का यूज़ करते थे वोटिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो कि डिसीजन जो होता है ना लोगों का, वो हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बनाता है। ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक बनाता है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि वहाँ पे इंसान जो होगा, जो पीपल होगा उस कंट्री का, वो चूज़ करेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव। वो हर डिसीजन में पार्टिसिपेट लेगा, कैसे, उसके रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, ठीक है। यही तो डेमोक्रेटिक बना रहा है ना, यही तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है। कौन? पीपल का डिसीजन, पीपल का एक वोट, ठीक है। उसका जो डिसीजन है चूज़ करने का अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वही बताता है, वही बनाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, और उसकी फंक्शनिंग को डिसाइड करता है कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी। आगे की बात करते हैं। देखो पार्लियामेंट जो होती है वो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलके बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, साथ में बैठते हैं। जैसे एक मान लो एक घर है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो वही ये जो घर है उसको बोल दिया है पार्लियामेंट, और उसमें जो बहुत सारे लोग हैं उसे बोल दिया है रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, हम आम लोगों ने जो है वहाँ पे पहुँचाए हैं वोट देकर, ठीक है। वोट देकर हमने इन रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया है इस घर में जाने के लिए, इस घर में बैठने के लिए। तो इस घर का नाम जो है वो पार्लियामेंट है। एक आसान सी भाषा में तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए जो है डिसीजंस लेते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठकर। आगे बढ़ते हैं। ये आप जो है नज़ारा देख लो पार्लियामेंट का। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस बुक का, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 3 पॉइंट में। पहला पॉइंट कहता है कि हमारी पार्लियामेंट को सांसद भी कहा जाता है। जो इंडिया की पार्लियामेंट है उसका नाम सांसद भी है। सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या है? पार्लियामेंट सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि यहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं पूरी कंट्री के लिए। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है, ठीक है। एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, जिसमें टोटल 245 मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं टोटल। और जो चेयर करता है वाइस प्रेसिडेंट। किसे? राज्यसभा को चेयर कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट चेयर करता है। और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। लोक मतलब पीपल और सभा इज अ हाउस, ठीक है। तो लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल, जिसमें टोटल मेंबर होते हैं 545 मेंबर। कितने? 545। और ये शुरू होती है स्पीकर के द्वारा। स्पीकर जो है इसको शुरू करता है, प्रिसाइड करता है, ठीक है। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने? 545। राज्यसभा में कितने? 245। इसको चेयर कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा को चेयर कौन करता है? स्पीकर। पार्लियामेंट में कौन है? राज्यसभा है और एक लोकसभा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक एक चीज़ जो इसमें बताई गई, इसमें मेंबर कितने हैं और फिर कौन कौन प्रिसाइड करता है, और फिर इनका जो अलग अलग नाम है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोकसभा इलेक्ट होती है हर 5 साल में, और किस तरीके से इलेक्ट होती है वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो लोकसभा में भी लोग हैं, मेंबर है, ठीक है, और राज्यसभा में भी मेंबर है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे है? पार्लियामेंट में है, ठीक है। तो ये दोनों पार्लियामेंट, इन दोनों के मेंबर क्या कहा जाएंगे? एमपी। एमपी क्या? एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो सिंपल सी भाषा में, लोकसभा भी आ गई, राज्यसभा भी आ गई, और ये पूरी जो है वो क्या है? पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में जितने भी लोग होंगे ना उन्हें कहा जाता है एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले ही वो लोकसभा के हों भले ही वो राज्यसभा के हैं, वो क्या होंगे, एमपी होंगे, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। ये इलेक्ट कैसे होंगे, पहली बात तो मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि हमारा कंट्री जो है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड है। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइडेड होने का मतलब है कि मान लो हमें पता है कि स्टेट्स में तो डिवाइडेड है, मतलब हमारी कंट्री में कुल 28 स्टेट्स है अभी प्रेजेंट सिचुएशन अगर बताऊँ तो, ठीक है 28 स्टेट्स है, और वो 28 स्टेट्स भी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, डेफिनेटली है ना। इसी तरीके से हमारी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट को समझ लो कि ये क्या है, कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट को समझ लो कंस्टिट्यूएंसी है, तो पूरी कंट्री की ऐसी कितनी कंस्टिट्यूएंसी होगी, ठीक है, कितनी होगी कंस्टिट्यूएंसी। तो इसी तरीके से हमारी पूरी कंट्री किस में डिवाइडेड है, कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। वहाँ के जो लोग होते हैं ना वो उस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव बनता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब ये बात हो रही है, पूरी कंट्री में चुनाव होते हैं, पूरी कंट्री में से एमपी चूज़ किए जाते हैं अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में से। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। जो एमपी होते हैं सारे वो मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं, बस ये वही बात घुमा फिरा के जो मैंने बताई अभी, वही मैंने बताया पार्लियामेंट के मेंबर को एमपी कहा जाता है। अब इसको उल्टा कर दिया उन्होंने, बोल दिया पार्लियामेंट जो एमपी मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। सिंपल सी एक ही बात है भाई, घर में लोग रह रहे हो, लोग घर में रह रहे हो, एक ही बात है, ठीक है। तो लोग घर में रह रहे हैं ना, ठीक है, तो इतना सा समझ लो कि एमपी क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, और पार्लियामेंट में कौन होते हैं, एमपी होते हैं। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। सिलेक्ट, अब नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट में कौन है, अंग, जैसे कि एक घर होता है, एक घर होता है तो उसके जो है पिलर्स होते हैं, ठीक है, पिलर्स होते हैं, उसकी छत होती है, उसकी वॉल होती है, तब जाके वो क्या होता है, खड़ा होता है, उसकी बेस होता है एक। तो इसी तरीके से पार्लियामेंट एक घर है, ठीक है, तो वो किन किन लोगों से बना, उसके अंग क्या है, उसके अंग है प्रेसिडेंट, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। इनके बिना ये घर खड़ा नहीं हो सकता है, किसका, पार्लियामेंट का घर। पार्लियामेंट का घर जो है वो खड़ा नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि पार्लियामेंट इन तीनों लोगों के बिना जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया के पार्लियामेंट की, ठीक है। इसमें है प्रेसिडेंट, इसमें है राज्यसभा और इसमें है लोकसभा। लोकसभा में मेंबर होते हैं 545, ठीक है, राज्यसभा में होते हैं 245, 45 तो 45 एक ही है, बस लोकसभा में 5 है और राज्यसभा में 2, तो 245, 545, और प्रेसिडेंट तो एक ही होता है। चलो देखो, इसमें भी राज्यसभा लोकसभा में 545 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन जिनको नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है 2 मेंबर को। और फिर मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, मेजॉरिटी का मतलब है कि जो गवर्नमेंट रूल में है, जैसे कि अभी बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी है, तो बीजेपी को अगर रूलिंग पार्टी बनना है, अगर उसको अगर वो चुनाव जीतती है, इसका मतलब क्या है कि अगर पूरे 545 मेंबर है तो उसमें से आधे से ज़्यादा मेंबर किसके होने चाहिए, बीजेपी के होने चाहिए, ठीक है। दूसरी पार्टी के भी रहेंगे सही, बेचारों को 1-2 सीट तो मिलेगी सही ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर 545 सीट है टोटल, तो इसमें से कम आधी से ज़्यादा सीट किसके पास में होनी चाहिए, बीजेपी के पास में, तभी वो जाके क्या कर सकती है, मेजॉरिटी फॉर्म कर सकती है। और मेजॉरिटी फॉर्म करने के बाद में क्या है, हम कहते हैं चुनाव जीत गई ये पार्टी। तो इसी तरीके से मेजॉरिटी फॉर्म होती है जब उसके पास में 545 में से आधे मेंबर जो हैं, आधे में से ज़्यादा मेंबर इस बीजेपी के इलेक्ट हो, तब जाके कोई पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो 272 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए किसी भी पार्टी के पास में, ताकि वो मेजॉरिटी बना सके, रूलिंग पार्टी बना सके, ठीक है। और इसके अपोजिट जितनी भी पार्टी होती है, ठीक है, तो वो सारी उनको अपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जितनी भी पार्टी होती है उन सभी को अपोजिशन कहा जाता है। और अगर ये सारी अपोजिशन पार्टी मिल जाती है, ठीक है, ये अपोजिशन पार्टी सारी मिल गई और इन्होंने एक पार्टी बना ली, ठीक है, और संगठन बना लिया कह सकते हैं, तो उसे कोलिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
कोलिजन कहा जाता है। यही बात सिंपल सी समझ जाओ। अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है लोकसभा का, एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करना। लोकसभा का फंक्शन क्या है? पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? लॉ बनाना, ठीक है। अब हमने लॉ तो बना दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा भाई? उसको लागू कौन करेगा? तो उसको लागू करने के लिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं, पॉलिटिकल होता है और एक हमारा जो है IAS IPS वगैरह ये सारे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो आपका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा वो चूज़ किया जाता है PM के द्वारा। कौन चूज़ करेगा? PM चूज़ करेगा। PM चूज़ करेगा मिनिस्टर्स फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन लॉ को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वो मिनिस्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। वो हो सकते हैं आपके एजुकेशन मिनिस्टर, वो हो सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर, वो हो सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, वो हो सकते हैं रेलवे मिनिस्टर, वॉटेवर अलग अलग टाइप के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे इलेक्ट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है रूलिंग पार्टी का। बस देखो, कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार समझ लो। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि मान लो कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी नहीं बना पाई। मेजॉरिटी का मतलब सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उसके होंगे इलेक्ट। अगर सबसे ज़्यादा मेंबर उसके नहीं हो पाए इन केस ऑफ, तो क्या होगा? दूसरी छोटी छोटी पार्टीज़ जो होती है, छोटी छोटी नहीं, जिनके मतलब 50 60 ऐसे ऐसे भी सीट्स मिलती हैं, वो सारी मिल जाती हैं और उस पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं और वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है जो दूसरी पार्टीज़ मिल के। तो इसे कोलिजन कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब राज्यसभा जो है वो फंक्शन होता है उसका प्राइमरीली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, कि राज्यसभा काम करती है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। स्टेट को रिप्रेजेंट करना, स्टेट की डिमांड को पार्लियामेंट में रखना, स्टेट की पॉलिसीज़ जो लॉ बन रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखना राज्यसभा का काम है, ठीक है। और लोकसभा तो पूरी कंट्री का ही काम करती है। राज्यसभा मेनली स्टेट का काम करती है, ठीक है। राज्यसभा जो है लेजिस्लेशन को शुरू भी कर सकती है और कोई भी बिल जो है उसको ज़रूरत होती है कि वो राज्यसभा से भी पास हो अगर उसे लॉ बनना है। अब ये बिल और लॉ में डिफरेंस मैं बता देती हूँ सिंपल सा, कि अगर कोई गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कोई एक लॉ बनाना चाहती है, ठीक है, तो पहले वो बिल लेके आती है। बिल मतलब कि एक लेटर जिसमें कि वो लिखा हो कि वो कौन सा लॉ बनाना चाहती है, ठीक है। वो उसने पेश किया किसके सामने? राज्यसभा के सामने, उसने लोकसभा के सामने और प्रेसिडेंट के सामने। ये 3 लोग जब अपना अप्रूवल दे देंगे इस बिल को, ठीक है, इस बिल को वो मान लेंगे। ये तीनों लोग, वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद में जब ये तीनों लोग इसको मान लेंगे तो क्या होगा? ये बिल अब लॉ बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया कि जिस तरीके से 545 मेंबर होते हैं लोकसभा में, उसमें से 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। इसी तरीके से राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, उसमें से 12 मेंबर जो होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अरे यार, हम बार बार पढ़ रहे हैं नॉमिनेशन के बारे में, लेकिन ये नॉमिनेशन करते क्यों है? देखो, हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम सब लोगों को इलेक्शन के थ्रू लेके आए। लोकसभा में चलो ठीक है कि कम रखा हमने वो, क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आ रहे लोगों के द्वारा, ठीक है। लोग, जनता जो है डायरेक्ट इलेक्ट कर रिप्रेजेंटेटिव को जा रहे हैं लोकसभा में। बट राज्यसभा की अगर बात करें तो वो तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें अगर ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसे लोगों को लाएं जो सोसाइटी में कुछ अच्छा काम कर चुके हैं, कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो क्यों ना हम इतने अच्छे प्लेस पे उन्हें लेके आए ताकि वो हमारी कंट्री के लिए कोई और अच्छे काम करे। इसी तरीके से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को, और वो 12 लोग कोई भी हो सकते हैं। वो कोई साइंटिस्ट हो सकता है अच्छा, जिसने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया हो अपनी लाइफ में, ठीक है, कंट्री के लिए अच्छा काम किया हो। फिर वो कोई भी पर्सन, स्पोर्ट्स में अगर उसने अच्छा किया हो, एजुकेशन में अच्छा किया हो, या सोशल वर्कर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है वो नॉमिनेटेड मेंबर जिसने कोई अच्छा काम किया हो, ठीक है, हमारे देश के लिए। अब इनका जो पार्लियामेंट है वो शुरू होती है क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर का मतलब है कि वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तुमने देखी होगी टीवी में अक्सर डिबेट चलती रहती है पार्लियामेंट में, ठीक है। एक पार्टी का पर्सन कुछ बोल रहा है, उधर से कुछ बोल रहा है, ठीक है, ये डिबेट चलती रहती है। तो ये डिबेट क्या है? या क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर मतलब कि यहाँ पे एक MP जो है वो क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट से। जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी जिसने मेजोरिटी फॉर्म की, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी पॉलिसीज़ को
को लेके, उनके फंक्शन को लेके वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है, घोटाला तो नहीं कर रही है, वॉटेवर हर तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। और इस गवर्नमेंट का जो है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए फेयरली, ठीक है। ये होता है क्वेश्चन आवर। और क्वेश्चन आवर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, ताकि गवर्नमेंट कुछ भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि हमारे पास में लोग बैठे हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, हमारे मुद्दों को उठाया जाएगा फिर बाद में क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है एक बिल्कुल ही बोल सकते हैं बिल्कुल सतर्कता के साथ में कोई भी पॉलिसीज़ लेके आती है, कोई भी कदम उठाती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एमपी होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। डेफिनेटली हमने इलेक्ट करके, लोगों ने इलेक्ट करके उन्हें वहाँ पे पहुँचाया इतने बड़े हाउस में, ठीक है, तो इसलिए उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे लिए काम करें। अब वो हमारे लिए कैसे काम करेंगे, वो देखेंगे कि गवर्नमेंट सही से फैसले ले रही है कि नहीं, वो सही से काम कर रही है कि नहीं, कंट्रोल करने का, ठीक है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, गवर्नमेंट को गाइड करने का, इन्फॉर्म करने का, ठीक है, ये सारे काम होते हैं एमपी के, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बताया जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट रोल जो पार्लियामेंट का होता है कि वो प्रॉब्लम जो भी लोग फेस कर रहे हैं उन्हें देखना कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन कैसे आएगा, पॉलिसीज़ के द्वारा, लॉ के द्वारा आएगा, और फिर पार्लियामेंट में ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती है जो हमारे लिए कामगर हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोमेस्टिक वायलेंस। क्या होता है, देखो, डोमेस्टिक वायलेंस अक्सर आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि इंजरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजरी और हार्म कस्ड बाय एन अडल्ट मेल, किसी मेल के द्वारा, वो मेल जो है वो हस्बैंड भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, मेल। यूजुअली मेल जब अपनी वाइफ के साथ में कोई इंजरी करता है, उसे जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ठीक है, उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है अपनी वाइफ को, ठीक है, वो फिज़िकली भी हो सकता है, मारना, या फिर इमोशनली भी अब्यूज़ करना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। और इसके खिलाफ हमारे पास में एक एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ये एक स्टोरी है जो कोई मतलब नहीं है इसका, वही चीज़ जो मैंने बताई है यहाँ पे स्टोरी के फॉर्म में बताई जा रही है। अब फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू चेंज टू इट्स being passed at every stage the process the voice of citizens is crucial element। देखो ये पूरी प्रोसेस हो रही है ना, लॉ बनाया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, किसका है, क्या उस मिनिस्टर का है, उस पार्लियामेंट का है, रिप्रेजेंटेटिव का है, ये सारे एक ही है वैसे तो, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ना हमारा है, लोगों का, क्योंकि हमने उनको वहाँ पहुँचाया रिप्रेजेंटेटिव को, वो फैसले ले रहे हैं हमारे बिहाफ पे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल हमारा है। अगर वो कोई लॉ बना रहे हैं जो हमारे समझ में नहीं आता, हमें पसंद नहीं आता है, तो फिर हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है। हम फ्री हैं अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए, हमारे जो व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। वो ज़माना नहीं है कि कोई राजा या रानी जो है हमारे ऊपर हुक्म चलाएगा, जो भी लॉज हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ये डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में लोगों के पास में पूरी आज़ादी होती है कि वो अपने जो व्यूज़ होते हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। हिस्ट्री जो है ना हमारी पूरी उदाहरणों से भरी हुई, एग्जाम्पल से भरी हुई है कि जब भी लोगों को कोई लॉस पसंद नहीं आए, जब उन्हें लगा कि ये लॉ हमारे लिए सही नहीं है, ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने स्ट्रगल किया है, ठीक है। ये स्ट्रगल कैसे होता है, ये आवाज़ कैसे उठाई जाती है, ये आवाज़ उठाई जाती है क्रिटिसाइज़ करके, या किसी भी लॉ को क्रिटिसाइज़ करके की जाती है। पब्लिक मीटिंग होल्ड करते हैं लोग, साथ में मिलके रैलीज़ निकालते हैं, ठीक है, धरना देते हैं, टीवी चैनल्स जो हैं उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसे लॉ पॉलिसीज़ को न्यूज़पेपर में उसके बारे में छापा जाता है। इसके थ्रू जो है हमारी आवाज़ जाती है गवर्नमेंट के पास में, और फिर गवर्नमेंट सोचती है कि इस लॉ को हमें लाना है या वापस लेना है।
यहाँ पे बात हो रही है कि अगर लॉ जो है किसी एक ग्रुप को फेवर करेगा और दूसरे ग्रुप को डिसरिगार्ड करेगा। डिसरिगार्ड करने का मतलब है कि एक ग्रुप के लिए तो वो लॉ अच्छा है, दूसरे ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है, या दूसरे ग्रुप का तो हमने कोई ध्यान ही नहीं रखा, तो इसका मतलब होगा कि ये लॉ बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, कन्फ्लिक्ट होगी इसकी वजह से। इस वजह से गवर्नमेंट को सब लोगों के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए कुछ भी। और फिर अगर लोगों को वो लॉ पसंद नहीं आता है तो लोग कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे राइट को छीनने का काम कर रहा है कोई लॉ, तो फिर हम कोर्ट के पास में भी जा सकते हैं, और कोर्ट कहता है गवर्नमेंट को कि आप या तो ये लॉ वापस ले लीजिए या फिर इसमें कोई बदलाव कीजिए जो सिटीजन जिससे एग्री हो। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। देखो क्या है कि सिटीजन्स का जो सिर्फ काम वोट देने का नहीं है, सिटीज़न का काम है कि वो पूरा ध्यान रखे कि जो लोग हमने चूज़ तो कर लिए हैं, ठीक है, हमने उनको चूज़ तो कर लिया है, उतने वहाँ पे बैठा तो दिया है पार्लियामेंट पे, लेकिन वो लोग जो भी कर रहे हैं ना, काम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, उन पे पूरी नज़र बनाए रखें, ठीक है। पूरा देखें कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, वो सही से ले रहे हैं कि डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लॉ सही से बना रहे हैं नहीं बना रहे, पॉलिसी बना रहे हैं नहीं बना रहे, हमारे देश के लिए सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ अंधाधुंध होके कि कोई पार्टी के लिए मैं बहुत ही सपोर्टर हूँ तो फिर मैं उसका ही सपोर्ट करता रहूँगा या करती रहूँगी, ठीक है। उसके प्रॉज और कॉन को देखना कि कोई पार्टी सही से काम कर रही है कि नहीं, उसके ऊपर हमें वोट देना चाहिए, ठीक है। और वोट दे दिया तभी बात ख़त्म नहीं हो जाती है, तब भी देखना कि वो पार्टी हमने चूज़ तो कर ली है, लेकिन अगर वो सही काम नहीं कर रही है तो उसे क्रिटिसाइज़ करने का या फिर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने का भी हमारे पास में पूरा अधिकार है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।